नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 21 जून के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल कह रहा है इसमें इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट के बारे में। तो इस बार का जो इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट है वो 41.8 बिलियन डॉलर का रहा। तो पिछले साल से 18% ज़्यादा है। ठीक है। इस 41.8 बिलियन डॉलर में केवल राइस का ही 8.8 बिलियन डॉलर रहा एक्सपोर्ट। मतलब कि अराउंड 21% जो है वो राइस एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद मरीन प्रोडक्ट हैं, स्पाइसेस हैं, बोवाइन बफेलो मीट है, शुगर है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो है पिछले 7 साल में 2013-14 में जो एक्सपोर्ट हुआ था दैट इज ऑफ 43.3 बिलियन डॉलर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट था उस टाइम। उसके बाद से इतना अचीव आज तक नहीं हुआ है। और जो एग्री ट्रेड सरप्लस था वो भी इसी साल था अराउंड 27.8 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब होता है सरप्लस का कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा 2013 और 14 में ही रहा है 27.8 बिलियन डॉलर के आसपास का। ठीक है दोस्तों। इस समय जो है अगर हम देखें तो जो सरप्लस है वो 20% ही रह गया है। किसका? एग्री जीडीपी का। जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसको 20% ही जो है एज अ एग्री ट्रेड या एग्री सरप्लस मिलता है हमें। ठीक है। ये स्लिप कर गया, मतलब कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार भी जो है जो एग्री सरप्लस है वो कम रहा, 13.5% से स्लिड कर गया। ठीक है। तो ये सब बातें, तो ये इतना डीप में नहीं जाना, हमें केवल ये जानना है कि आखिर कि कितना पिछले साल से की अपेक्षा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। क्या हाईएस्ट रहा है अब तक? तो ऐसा भी नहीं है। किस कमोडिटी में जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ है वो भी आपको मालूम चल गया है इस बारे में। ठीक है। तो देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है रोल ऑफ स्टेट्स इन द हेल्थ क्राइसिस। तो भाई अभी हम जानते हैं कि जो कोविड 19 महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में चल रही है और इंडिया में भी सेकेंड वेव आई है। बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया सभी स्टेट्स को, लोगों को बहुत जाने गई हैं। तो इस स्थिति में जो स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रोल क्या क्या हो जाता है वो जान लेते हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो कोविड 19 जो सिचुएशन है वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट के अंदर है, ये पूरे इंडिया में आई है। तो इसमें हमें एक एक कोऑपरेटिव एफर्ट चाहिए। ठीक है। एक सामूहिक, मतलब जो है साथ चाहिए सभी लोगों का, तभी सभी स्टेट्स का, यूटीज का और गवर्नमेंट का, तभी हम इस जो आपदा है उससे हम लड़ सकते हैं। ठीक है। जो हेल्थ सब्जेक्ट है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तीन टाइप के सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, यूनियन सब्जेक्ट, दूसरा होता है स्टेट सब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही स्टेट या सेंटर दोनों ही जो है गवर्नमेंट अपना जो है एक्ट, जो भी नियम कायदे हैं वो बना सकता है। ठीक है। तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, जिसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर बहुत कम रहती है। स्टेट्स के पास ही पावर्स हैं कि वो इस पर कुछ काम कर सकता है। लेकिन इसी वजह से जो है जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट में ज़्यादा होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो है जो ये सामुदायिक केंद्र होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कम होते हैं, क्योंकि ये काम स्टेट का है कि स्टेट के लोगों की हेल्थ को इंश्योर करना ठीक से। ठीक है। तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉपरली जो है जो स्टेट है उनको फंड दिया जाए, जिससे कि वो अपने जो उनको स्पेंडिंग करनी है हेल्थ पर वो ठीक से कर पाएँ। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा स्टेप है। इससे जो है जो स्टेट की फाइनेंस है उस पर बर्डन कम पड़ेगा और स्टेट अपने पैसे को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो भी इक्विटेबल हो सकता है हर स्टेट के अंदर। सिमिलरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। ये कंपनीज़ को एंकरेज कर सकती हैं, जो कंपनीज कॉर्पोरेट लेवल है उनको एंकरेज कर सकते हैं कि भाई आप वैक्सीन बनाइए या फिर आप डिवाइसेस बनाइए और स्टेट को सप्लाई करिए कम दामों में। सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं उन कंपनीज़ को, जिससे कि वो कंपनीज़ जो हैं को लॉस ना हो और वो एंकरेज हो, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, जिससे कि स्टेट को हेल्प मिल सके। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप खुद से भी सोच के, भाई पिछले 2 1.5 साल से 2 साल से ये महामारी चल रही है तो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्टेट ने भी और सेंटर ने भी, आप अखबार में पढ़ रहे हैं, आप खुद सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं।
उनको एनालाइज करके आपको ये एक तरीके से जो है आंसर भी आ सकता है लिखने के लिए, या ऐसे की फॉर्म में भी आप इसको अपने विचार दे सकते हो। चलिए, अगला आर्टिकल है नाटो के बारे में। नाटो जो है अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। यूएस और जो भी 12 अलाइड पावर्स थी उन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया था। क्यों? जिससे कि जो यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसएसआर उस टाइम पे था रशिया, और उसके जो ग्रुप कंट्रीज थे उनको बोलते थे यूएसएसआर, उसको कंटेन करने के लिए। एक्चुअली क्या था, ये यूरोप था, तो यूरोप के दो पार्ट हो गए थे। एक तो था वेस्ट यूरोप, एक था ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप पे जो था मतलब जो इन्फ्लुएंस वो था रशिया का, और जो ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप था उस पर इन्फ्लुएंस था यूएस का, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, दोनों के बीच में हो गई कोल्ड वॉर। इन्होंने तो जो यूएस ने बना दिया नाटो, और यूएसएसआर ने बनाया था वार्सो पैक्ट के तहत। वार्सो पैक्ट हुआ था यूएसएसआर और उनकी जो अलाइड कंट्रीज थी उनके साथ में, कि भाई आप पर जो भी हमला करेगा तो जो है रशिया आपके साथ है। सिमिलरली नाटो कंट्रीज में किसी पे भी हमला होता है तो मतलब कि नाटो कंट्रीज सारी एक साथ हो जाएंगी। इस वजह से क्या हुआ था कि जो है बायपोलर वर्ल्ड बन चुका था, एक यूएस अलाइड कंट्रीज का, एक रशिया अलाइड कंट्रीज का, जिस वजह से जो है कोई मेजर वॉर नहीं हुई थी लाइक अ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। छोटी मोटी वॉर हो रही थी, लेकिन जैसे ही 1991 में जो है कोलैप्स हुआ यूएसएसआर, तो उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस जो है नाटो की वो ख़त्म होनी शुरू हो गई, और ये सोचा गया कि आखिर अब क्या फ्यूचर है। तो लेकिन फिर भी यूएस ने जो है नाटो को नहीं हटाया और इसको एक्सपेंड किया। जब नाटो एस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम पे इसमें केवल 12 मेंबर्स थे, लेकिन आज जो है नाटो के अंदर अराउंड 30 मेंबर्स हैं। मतलब कि नाटो ने जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई और कंट्रीज़ को अपने साथ लिया। पहले इसका जो मेन फोकस था केवल यूरो अटलांटिक एरिया को प्रोटेक्ट करने का था, लेकिन उसके बाद इसने पूरे वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस करना शुरू करा। जैसे इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यहाँ पर भी नाटो नाटो फोर्स भेजकर इन्होंने अपनी पावर को प्रदर्शित किया, ठीक है। और इस समय जो है नाटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कंटेन चाइना। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना से पूरा वर्ल्ड परेशान है, खासकर यूएस को ये डर लगता है कि जो है आने वाले टाइम में चाइना यूएस को रिप्लेस कर देगा हर एक क्षेत्र में। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूएस चाहता है कि नाटो मेंबर कंट्रीज अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें, ये नाटो अलायंस खत्म ना हो, और चाइना को मिलिट्री के क्षेत्र में, जो सिक्योरिटी है उसके क्षेत्र में कंटेन किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। व्हाट इज समर सॉल्टाइस। 21 जून अभी गया है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये अर्थ होती है, अर्थ में ये बीच में होता है इक्वेटर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इसके नीचे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको मालूम है। तो क्या होता है 21 जून में, जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जो कंट्रीज हैं, इस लैंड के आसपास जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और बड़ा दिन देखा जाता है। मतलब 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है नॉर्थ में, जो कि जिससे कौन पास होता है, टॉपिक टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, वहाँ पर जो है समर सॉल्टाइस देखा जाता है। समर सॉल्टाइस का मतलब यही होता है कि जो है जब सन सन जो है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाए और वो दिन सबसे बड़ा हो जाए, तो दैट इज अ समर सॉल्टाइस। जब समर सॉल्टाइस नॉर्थ में होता है तो जब साउथ में उस टाइम पर जो सन की रेज हैं वो बहुत कम पड़ रही होती हैं, तो यहाँ पर विंटर सॉल्टाइस कहा जाता है। सिमिलरली जब विंटर आता है, समर सॉल्टाइस का जो टाइम है दैट इज अ मार्च से सितंबर के बीच में, जो है जो सन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में रहता है। मार्च से सितंबर के बीच में जो सन है वो अर्थ के नॉर्थ में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो है इक्वेटर के नॉर्थ में। तो यहाँ पर जो है समर सॉल्टाइस का कंडीशन बनता है, तो नीचे क्या बनता है, विंटर सॉल्टाइस। मतलब कि ऊपर समर होता है, नीचे क्या होता है, विंटर होता है। सिमिलरली सितंबर के बाद उल्टा होता है, सन जो है इक्वेटर क्रॉस करके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास आना शुरू हो जाता है। अराउंड 21, 22, 23 दिसंबर में क्या होता है कि जो है 21, 22 या 23, इन 3 दिन जो होते हैं दिसंबर में, तो उन 3 दिनों में नॉर्थ में कहलाता है विंटर सॉलिटाइज। नॉर्थ में हो जाता है विंटर सॉलिटाइज, ठीक है ना। और साउथ में हो जाता है वो समर सॉलिटाइज, क्योंकि सन अब साउथ में आ गया है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, तो यहाँ पे ठंड हो गई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे तब शॉर्टेस्ट डे बनता है कब, नॉर्थ में, इन विंटर सॉलिटाइज, ठीक है ना। तो ये कुछ बात टेक्निकल हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में, और डीप में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलिए, अगला आर्टिकल है गेन ऑफ फंक्शन के बारे में।
अभी कोविड-19 जो हुआ है पैंडेमिक, ये हुआ है बिकॉज ऑफ वायरस। अब ये कह रहे हैं कि जो है कि वुहान लैब से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, अभी कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है। तो अब जो है आखिर ये रिसर्च किस पे बेस्ड है, कौन से फंक्शन पे बेस्ड है, उस बारे में जान लेते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द गेन ऑफ फंक्शन। तो गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं। इन वायरोलॉजी, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व deliberately altering an organism in the lab, altering a gene or introducing a mutation in a pathogen to study its transmissibility, virulence and immunogenicity। ठीक है ना। तो वायरोलॉजी में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो गेन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि जो है, जो वायरस का नेचर है, जो उसका करेक्टर है, उसके बारे में जानना, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होगा। उसमें मतलब जो है, जो वायरस है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकता है, तो मुझे किसने, उसका एक्सटेंट कितना है, कितने फास्ट वो ग्रो करेगा, ये बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड अ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ठीक है। तो लैब में इसी चीज के बारे में चर्चा होती है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये ये मतलब यह जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर वायरस जो है डिफरेंट मीडियम में जो है ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता, कौन से मीडियम में ग्रो करेगा, कौन से मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, इस बारे में जानकारी ली जाती है इस फंक्शन के द्वारा। ठीक है। अगला आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इंडिया ने जो है 2 दिन का समिट ऑर्गेनाइज करने का सोचा है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो जान लेते हैं व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ही है, अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि कार्बन का हेल्प नहीं है इसमें। पानी है, H2O के अंदर हमने करंट पास करी, उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया गया, तो हाइड्रोजन ऐसे बनाएंगे अगर हम, तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि इसकी, अगर हम हाइड्रोजन इस टाइप से डेवलप करते हैं तो जो कार्बन फुटप्रिंट जीरो होता है। ठीक है, कार्बन एमिट नहीं होता है इससे। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका एप्लीकेशन भी है। इसके मतलब जो है, इसमें हम जानते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को हमें कर्ब करना है, ग्लोबल हाउस गैस एमिशन जो है उनको हमें जीरो करना है 2050 तक। तो इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज चाहती हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की जाए जिससे कि जो है ग्रीन हाउस गैस एमिट ही ना हो। ठीक है। लेकिन अभी क्या दिक्कत है इन कंट्रीज में, ब्रिक्स कंट्रीज में, कि जो टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल वायबिलिटी और इतना स्केल नहीं है कि जो है कि ये डेवलप किया जा सके। तो इस बारे में ये सब कंट्रीज साथ में आए, इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एडवांसमेंट हो, इस बारे में चर्चा की जाएगी इस समिट के अंदर। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है भाई? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। जो आपके जो मतलब सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, या मोबिलिटी है, या फिर जो है पावर है, केमिकल्स हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन जगह पर हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छे लगे वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।